नमस्कार। आप सबका स्वागत है इस नमो ऐप वर्चुअल मीट की आज की चर्चा में। आज का हमारा जो विषय है और उस पे जो हमारे साथ चर्चा करने के लिए सब लोग जुड़े हैं, हमारा आज का विषय है हाउ टेलीकॉम सेक्टर इज प्लेइंग मेजर रोल टुवर्ड्स डिजिटल इंडिया एंड कीपिंग एवरीवन कनेक्टेड। काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हम सबके काफ़ी क्लोज है, डेली हमारी ज़िंदगी के साथ, हमारे लाइफ के साथ जुड़ा हुआ एक सब्जेक्ट है। और हमारे साथ आज हैं पुनीत जी, जो इस विषय पे हमारे साथ चर्चा करेंगे। अंबर जी हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, अनित्य जी हमारे साथ जुड़े हैं, और अरविंद जी हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, और हमारे अंकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो हम आज इस विषय पे चर्चा करेंगे। मैं शुरुआत करूंगा पुनीत जी से कि पुनीत जी आप हम इस सब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि आप टेलीकॉम फील्ड से बिलोंग करते हैं, इस सब्जेक्ट के बारे में शुरू में हमें बताइए कि टेलीकम्युनिकेशन इन इंडिया इन जनरल कितना है, और उसके बाद फिर हम इस चर्चा को आगे लेके जाएंगे कि उसका डिजिटल इंडिया में उसका क्या हमारे लिए क्या हेल्प होती है एक डिजिटल इंडिया बनाने में। धन्यवाद आपका संजय जी। और जैसा कि आज का अपनी परिचर्चा का विषय है कि टेलीकॉम से मतलब कैसे लोग स्टे कनेक्टेड, मतलब कैसे कनेक्ट रह पा रहे हैं, साथ ही साथ वो डिजिटल इंडिया में क्या भूमिका निभा रहा है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम बताना चाहूंगा कि इंडिया का जो टेलीकॉम नेटवर्क है विश्व में दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है और 1.18 बिलियन कस्टमर बेस है। मतलब आप समझिए कि अगर मैं शहरों की बात करूं, शहरी क्षेत्र की बात करूं, तो मोर देन 156% टेली डेंसिटी है। टेली डेंसिटी का अगर हम आसान भाषा में समझना चाहें तो मतलब हर 100 आदमी पर 200 मोबाइल कनेक्शन है। मतलब हर आदमी आज के डेट में, जैसा कि आपने देखा होगा, हर आदमी आज के डेट में एक से ज्यादा मोबाइल नंबर कैरी करता है, खासकर शहरों में। अगर मैं गांव के क्षेत्र की बात करूं तो वहां भी 60% से ऊपर है। तो ओवरऑल 90% करीब आंकड़ा बैठता है अपना कि 90% लोग जो हैं, पूरे 90% के करीब टेली डेंसिटी हो गई है अपने हिंदुस्तान में। और इसका फायदा क्या हो रहा है, इसका अगर हम याद करें कि एक टाइम था, अगर टेलीकॉम स्टार्ट हुआ था, टेलीग्राफ के तरीके से स्टार्ट हुआ था इन 1850। और अगर इंडिया में इतिहास की बात करें तो लगभग 1995 में नॉन कॉमर्शियल बेसिस पर टेलीकॉम स्टार्ट हुआ। और इन द वर्ल्ड इफ आई टॉक अबाउट अराउंड इन 1979 में, जो हम डोकोमो के नाम से जानते हैं, एनटीटी डोकोमो, उस समय एनटीटी था, निपुण टेलीग्राफ एंड टेलीफोन। 1979 में जापान में शुरू हुआ। तो 1979 में अगर पूरे वर्ल्ड में जापान ने शुरू करा तो भारत तक आते आते उसे लगभग 16 साल लग गए, और वो भी नॉन कमर्शियल बेसिस पे शुरू हुआ 1995 में। तो ये 16 साल की देरी हुई उस समय। अगर हम अभी रिसेंट टेक्नोलॉजी 4G की बात करते हैं, 4G भी जो था वर्ल्ड में दिसंबर 2009 में आया, लेकिन इंडिया में आते आते अप्रैल 2012 में आया। शुरू में 4G का पेनिट्रेशन उतना अच्छा नहीं था, उतना तक तक उतना विस्तार नहीं हुआ था 4G का, लोग उतना यूज नहीं कर पाते थे। और तकरीबन 250-300 रुपए लगते थे और आप 1 GB डेटा लेके और पूरे महीने आप चलाते थे, और उसमें इंसान सोचता था कुछ बचा लें ताकि दोबारा रिचार्ज न करना पड़े। तो हम वहां से उठ के, और अगर हम आज की बात करें पोस्ट 2014 में, इसलिए बोलना चाहता हूँ कि जब नई गवर्नमेंट आई, नई गवर्नमेंट ने जो अपना टेलीकॉम रेगुलेशंस होती हैं या बाकी सारी चीजें हैं, चाहे वो एलोकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम हो, ये सारी चीजें किस तरीके से फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में हो, और कंपनीज जो अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं उसको प्रॉफिट में कैसे पास ऑन कस्टमर को करें सो दैट एंड कस्टमर इज हैप्पी। तो हम 250 रुपए पर जीबी से लेकर, और आज हम तकरीबन 250-300 रुपए में 3 महीने तक का अनलिमिटेड 4G डेटा यूज करते हैं। ये बदलाव आया है। और अगर हम पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट की बात करें, पहले शायद हमें पता नहीं था कि पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट कहीं होते हैं या नहीं होते। आज की डेट में अगर लास्ट रिपोर्ट थी अगस्त 2019 की, उस समय तकरीबन 4.5 लाख पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट्स थे पूरे देश में। तो 4.5 लाख ऐसी जगहें थी पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट्स की, जहां आप जाकर अपना जो तेज गति का नेटवर्क है, डेटा है, वो आप यूज कर सकते थे। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं इस विषय पर आगे बोलूं उससे पहले बाकी जो हमारे मेहमान जुड़े वो भी कुछ कुछ बातें रखें। और मैं अरविंद जी से अनुरोध करूंगा, अगर इस
इन बिटवीन कोई अगर क्वेश्चंस आते हैं यूट्यूब के माध्यम से तो वो लेने की कोशिश करेंगे और उसका भी आंसर देने की कोशिश करेंगे। जी संजय जी। तो हमने आपने जो बात रखी कि टेलीकॉम सेक्टर में हमारे कितने सब्सक्राइबर्स हैं, कितनी हमारी टेलीडेंसिटी पेनिट्रेशन है, उसमें अर्बन कितनी है, रूरल कितनी है, वायरलेस सब्सक्राइबर्स हमारे कितने हैं, इंटरनेट यूजर्स, इनफैक्ट मैं ऐड करना चाहूँगा, अगर आप देखेंगे इंटरनेट यूजर्स हमारे इंडिया में जो आज की डेट में है 687 मिलियन यूजर्स हैं। ये सितंबर 2019 का डेटा है। आई एम श्योर तब से जो है आज की डेट तक काफ़ी बढ़ गया होगा। ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स आप देखें 662 मिलियन यूजर्स हैं हमारे पास। और टेलीडेंसिटी के साथ साथ अगर आप इंटरनेट पेनिट्रेशन सोचेंगे तो दैट इज ऑलमोस्ट अराउंड 54% जो हमारे पास डेटा है बाय 29 एंड ऑफ 2019। सो विच क्लियरली, इससे क्लियरली ये पता चलता है कि हमारे देश में जो इंटरनेट का यूसेज है, सिर्फ टेलीकॉम का नहीं, सिर्फ इंटरनेट का भी जो यूसेज है वो काफी स्तर तक बढ़ा हुआ है। और इस इंटरनेट यूसेज की वजह से जो हमारी आज की परिचर्चा का विषय है कि डिजिटल इंडिया की तरफ जो हमारा देश प्रगति पे है, और हमारा जो विजन है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है डिजिटल इंडिया के लिए, दैट वी वांट टू मेक श्योर दैट वी ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमी। उसके लिए हम उस मिशन को अचीव करने के लिए, उस ड्रीम को अचीव करने के लिए ये बैकबोन जो टेलीकॉम का है ये बहुत जरूरी है। मैं चाहूंगा कि हमारे जो बाकी पार्टिसिपेंट्स है इस चर्चा में वो इस पे कुछ रोशनी डालें। अंकुर जी, आप कुछ कहना थे? थैंक यू संजय जी। आपकी जो बात है मैं उसी को कंटिन्यू करना चाहूँगा। ये जो अर्बन में तो हमारे सारे टेक्नोलॉजीज एडवांसमेंट्स और इंटरनेट यूजर्स तो बढ़ ही रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा विलेज लेवल पे पेनिट्रेशन है डिजिटल इंडिया का, वो मैं बहुत ही बड़ा एक अचीवमेंट मानता हूँ। बहुत ही अप्रिशिएबल है जो भी स्टेप्स गवर्नमेंट ले रही है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर्स ही आज के डेट में विलेजेस तक पहुंच गए हैं। ब्रॉडबैंड कनेक्शंस सीएससी के माध्यम से कितना ज़्यादा विलेज लेवल पे लोगों को हेल्प किया जा रहा है। उनका जो डीबीटी आना होता है, उनका आधार कहीं लिंक करना होता है, राशन कार्ड की प्रक्रिया कितनी ऑनलाइन और कितनी ट्रांसपेरेंट हो गई है। तो ये सारी चीजें डिजिटल इंडिया में कवर होती हैं। इसके अलावा अभी अभी रिसेंटली पीएम साहब ने जो ग्राम स्वराज एप्लीकेशन लॉन्च किया था विलेजेस के डिजिटलाइजेशन के लिए, वो एक बहुत ही बड़ी चीज है। और उसके अलावा उसके बाद उन्होंने ई स्वामित्व स्कीम निकाली थी। ये जैसे गांव में जो हमारे विलेजेस हैं उसमें जो खेत होता है, जो एरिया होता है, उसका कोई प्रॉपर डिमार्केशन नहीं होता है, उसका कोई लिमिट्स नहीं होती हैं कि कहाँ तक है। अप्रोक्सीमेशन लेके लोग चलते हैं। तो उसका भी ड्रोन के थ्रू मैपिंग करके उसका जो उस स्कीम का नाम ही स्वामित्व स्कीम इसलिए रखा गया है कि भाई जिसकी जो जमीन जहां तक है, जितना एरिया कवर हो रहा है, वो उसके नाम की उसको मिल जाएगी। और इससे एक बहुत ही, ये कह लीजिए कि जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो आपस में लोगों के कम होंगे। इसमें लोगों का आपस में समन्वय ज्यादा बैठेगा। टैक्स कलेक्शन जो होता है, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह, ये इस चीज में बेनिफिशियल होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। जो लैंड ओनर्स हैं उनके जो राइट्स हैं उनकी रक्षा होगी इसके माध्यम से। तो ये कई सारी चीजें हैं जो, देखिए, लॉकडाउन के होने के बावजूद पीएम साहब जब इतनी छोटी छोटी बारीक चीजों पे ध्यान दे के लॉकडाउन के समय भी इतनी सारी अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, तो यकीनन पीएम साहब हर वर्ग के लिए, हर क्लास के लिए, हर सेक्टर के लिए पीएम साहब सोच रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और इसके अलावा डिजिटल इंडिया का जो नाम आया बीच में, डिजिटल इंडिया का सबसे इजी और सबसे अच्छा यूज एडवांटेज मैं ये मानूंगा कि जैसे हम मोबाइल से एसएमएस भेज के ही अपना बैंक बैलेंस हम चेक कर सकते हैं, जो हमारे पास भीम की सुविधा आई है। इसके अलावा जो मोबाइल बैंकिंग जितना ईज हुआ है, क्योंकि देखिए ज्यादातर अभी हालांकि इंटरनेट यूज वाले जो फोन्स होते हैं, स्मार्टफोन्स जो होते हैं, इस लेवल पे बनने शुरू हो गए हैं इंडिया में, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही हो रही है। प्राइस
कॉस्ट उसका काफी कम हो गया है, तो हर वर्ग के लोगों के लिए फोन्स आ रहे हैं और लोग यूज भी कर रहे हैं। इसके बावजूद जिनके पास जैसे बटन वाले फोन है, जो इंटरनेट का यूज नहीं कर रहे हैं, उनके लिए भी कितना इजी कर दिया है प्रोसेस को। और मोबाइल बैंकिंग की जो मैं बात कर रहा था, सिर्फ आप एक एसएमएस भेज के आप जितना भी, पहले क्या होता था कि अगर आपको बैलेंस भी जानना है तो आपको बैंक में जाके लाइन लग के अपना पासबुक दिखा के और सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना होता था कि भैया इसमें मेरे में पैसा कितना बचा है, मुझे बस ये बता दो। तो ये काफी इतना जो एग्जॉस्टिंग होता था, फिजिकल हरासमेंट जो होती थी, तो इसीलिए उसमें शायद बहुत अच्छी ये बात है कि हर लेवल के लोगों के लिए इतना सोचा जा रहा है, ईज किया जा रहा है। इसको आप ईज ऑफ लिविंग से भी जोड़ सकते हैं। तो फिलहाल मैं इतना कहना चाहूंगा, उसके बाद आगे परिचर्चा में कुछ होता है तो आई विल स्पीक। थैंक यू। अंकुर जी की बात में मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा संजय जी, आपके अनुमति से। जैसे भीम की बात हुई, तो जो भीम अपना जो है, अपना एक प्लेटफॉर्म है, मतलब एक डिजिटल पेमेंट का प्लेटफॉर्म है। और उस पर मैं सबकी जानकारी के बता दूं, उस पर 130 बैंक्स, 130 बैंक्स अवेलेबल हैं। तो जैसा बता रहे थे अंकुर जी, तो 130 बैंक्स अवेलेबल हैं। इफ यू टॉक अबाउट फिगर्स, क्योंकि टेलीकॉम में हर कुछ फिगर पे होता है कि आपकी स्पीड कितनी आ रही है, डाउनलोड स्पीड कितनी आ रही है, अपलोड की स्पीड कितनी आ रही है। तो इफ यू टॉक अबाउट फिगर्स, 134 मिलियन डाउनलोड्स एंड्रॉइड पर और लगभग 3 मिलियन डाउनलोड्स और iOS पे लोगों ने भीम ऐप को किया है। और जैसे रुपे कार्ड वो लॉन्च हुआ, वो फिजिकल फॉर्म था, बट भीम ऐप को अगर मैं बात करूं तो 136 मिलियन ओवरऑल यूजर्स हैं जिन्होंने ऐप्स डाउनलोड करी हैं। और अगर पिछले 3 महीने मार्च, अप्रैल और मई का अगर मैं बात करूं, तो तकरीबन 14 से 15 हजार करोड़ का ट्रांजैक्शन भीम ऐप के माध्यम से हुआ है। तो आप सोचिए, अगर ये ट्रांजैक्शन करने के लिए लोग, लॉकडाउन था, लोग बैंक में जाते, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। ये इतना हैजल फ्री हो गया है। और ये हैजल फ्री इसलिए हुआ क्योंकि टेलीकॉम की उपलब्धता हर जगह बढ़ गई है, प्लस उसके रेट्स भी ऐसे हैं कि हर कोई उसे अपनी लिमिट में समझ के उसे यूज कर सकता है, बजाय इसके कि अब वो एक प्रीमियम नहीं रहेगी। दैट नो, इट इज नॉट फॉर ओनली फॉर क्लास, इट्स फॉर क्लास, इट्स फॉर मास, एंड इट इज एन एसेंशियल सर्विस इन टुडेज वर्ल्ड। ये जोड़ना था मुझे। धन्यवाद। थैंक यू पुरी जी। इनफैक्ट मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे आप बता रहे थे कि हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, बहुत सारे सर्विसेज की बात कर रहे हैं। तो हमारा जो डिजिटल इंडिया का जो प्रोग्राम है, उसके जो पिलर्स मेनली जो माने जाते हैं, उसमें ब्रॉडबैंड हाईवेज हैं, यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी है, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम्स हैं, ई गवर्नेंस है विच इज अबाउट परफॉर्मिंग गवर्नमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी है, ई क्रांति के बारे में आपने सुना होगा, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो बेसिकली हमारे डिजिटल इंडिया के जो मेन पिलर्स माने जाते हैं। इसमें अगर आप बात करेंगे ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की, जो हमारा सबसे बड़ा मेजर जो कंपोनेंट रहा है डिजिटल इंडिया में, उसमें बेसिकली ब्रॉडबैंड फॉर ऑल है, चाहे वो रूरल हो, चाहे वो अर्बन हो, और नेशनल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर NII की जहाँ पे बात होती है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे वो पंचायत हो, ई कॉमर्स हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, गवर्नेंस हो, ये सारी चीजें कैसे जो है आप गांव तक लेके गांव तक पहुंचाए, स्पेशली आज की डेट में जो है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आप जो है ई हेल्थ का जो स्पेसिफिक एक इनिशिएटिव इस वक्त लिया जा रहा है, ताकि डॉक्टर्स जो है वो अवेलेबल रहे रूरल एरियाज के लिए भी। तो इससे काफी हेल्प हो जाएगी इन जनरल लोगों की। और इस विषय पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा अंबर जी को कि अगर वो अपनी वो अपनी कुछ बात रखें कि वो क्या समझते हैं हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उनका जो ड्रीम है, जो इनिशिएटिव है, उसके बारे में। धन्यवाद संजय जी। सबको नमस्कार। अभी तो जैसे टेलीकॉम सेक्टर की बात चल रही है, तो सबसे पहले तो मैं सबको ये बताना चाहूंगा कि जो वर्तमान की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, उन्होंने प्लेज किया है कि हम
नेक्स्ट 18 मंथ्स में 3 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज टेलीकॉम सेक्टर में हम लोग देंगे। तो इससे ना हमारा एम्प्लॉयमेंट, जितना हमारा एम्प्लॉयमेंट है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लोगों को अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, और इससे जो हमारा डिमांड एंड सप्लाई कर्व है वो भी काफी हद तक इम्प्रूव होगा। और जैसे अभी कुछ लोग बात कर रहे हैं कि कैसे अभी ग्रोथ नेगेटिव हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, जीरो से भी नेगेटिव हो जाएगी, तो ये चीज उसको रिवाइवल में हेल्प करेगा। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूं कि वर्तमान की सरकार ने काफी अच्छे इनिशिएटिव्स, पॉलिसी चेंजेस लेके आए हैं। एफडीआई, अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें टेलीकॉम सेक्टर में, एफडीआई को लेते हुए काफी अच्छे प्रोमिनेंट इंप्रूवमेंट्स आए हैं। एक तो पहले हुआ करता था कि जो भी एफडीआई, मतलब पहले, मतलब जब मैं पहले बोलता हूँ तो मैं ये बोलता हूँ कि 2014 से पहले, और 2014 से पहले एफडीआई, हर एफडीआई को अप्रूवल लेना पड़ता था सरकार से, और फाइलें पे फाइलें जमा होती थी, और वो पूरा प्रोसेस इन्वेस्टमेंट का डिले हो जाता था, और इसलिए ये कंपनीज को डिमोटिवेट करता था और वो लोग किसी और कंट्री शिफ्ट हो जाते थे। ये हमने बहुत देखा है। लेकिन जब से, और इसने, इसका एक मेन कारण ये है कि रेड टेपिज्म की वजह से, जो रेड टेपिज्म होता है ब्यूरोक्रेसी का एक, तो इसकी वजह से ये सब होता है, जितना भी डिले होता है, लॉन्ग होता है प्रोसेस। तो जब मोदी जी 2014 से पहले जितने भी पॉलिटिकल रैलीज मोदी जी ने करी थी, तो मोदी जी ने कहा था कि हमें रेड टेपिज्म नहीं, हमें रेड कारपेट बिछाने की जरूरत है लोगों के लिए। तो रेड कारपेट जब बिछाने की बात आई तो फिर पॉलिसी चेंजेस करने की बात आई। तो मोदी जी ने ऐसा कहा कि 2014 के बाद जब मोदी जी की सरकार आई तो उन्होंने एफडीआई के 2 रूट कर दिए, इन्वेस्ट इन इंडिया, दैट 2 रूट्स नाउ। एक है ऑटोमेटिक रूट और एक है अप्रूवल रूट, या जिसको हम गवर्नमेंट रूट भी बोलते हैं। तो ऑटोमेटिक रूट में ऐसा है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट कुछ अमाउंट तक सीमित है, वो अमाउंट अभी मेरे को ठीक से नहीं पता, लेकिन कुछ अमाउंट है, अगर वो उस अमाउंट तक अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो भारत देश में, तो उस अमाउंट तक आपको कुछ अप्रूवल की जरूरत नहीं है अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए भारत देश में। लेकिन अगर वो अमाउंट से कुछ क्रॉस होके कुछ दूसरा अमाउंट, उससे ज्यादा अमाउंट आप चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए सरकार ने, गवर्नमेंट, मतलब उसके लिए अप्रूवल लेना पड़ता है आपको। तो उसके लिए मैं आपको बताते हुए मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि सरकार ने अभी एक पोर्टल खोला है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फेलिसिटेशन पोर्टल। इसको हम लोग FIFP भी बोलते हैं। तो इस पोर्टल से, जैसे कि आप जानते हैं कि मोदी जी की सरकार पेपरलेस सरकार है, कि पेपरलेस जितने भी चीजें हैं उसको प्रमोट करती हैं। तो ये ऑनलाइन पोर्टल है, यहाँ पे कंपनीज को सिर्फ इस पोर्टल पे जाना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, और जो भी इनको अप्रूवल चाहिए वो अप्रूवल सेलेक्ट करने हैं चेक बॉक्स में, और जैसे सेलेक्ट करेंगे वो उनके डेटाबेस सरकार के पास पहुंच जाएगा। फिर वो लोग उसको ऑथेंटिकेट कर, सरकारी लोग जो होंगे वो उसको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, और फिर उसको अप्रूवल देना है नहीं देना है वो उस पर चिंतन कर सकते हैं। और इसमें एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जो ये अप्रूवल रूट है, इस अप्रूवल रूट में कुछ एक टाइम थ्रेशोल्ड है, शायद 2 हफ्ते का है या 1 महीने का है, और उस टाइम फ्रेम के अंदर अगर ये अप्रूवल नहीं मिलता है तो वो ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएगा वो प्रोजेक्ट। तो ये एक चीज जो मुझे खास करके बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि कुछ सरकारी चीजों की वजह से शायद कुछ कहीं लैकुना आ रहा हो तो अप्रूवल ना मिल पा रहा हो, जैसे कि अभी कोविड का दौर चल रहा है, कोई अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो शायद हो सकता है कि कोई अप्रोप्रिएट अथॉरिटी अवेलेबल ना हो उसको अप्रूव करने के लिए, तो इट विल डीम टू बी अप्रूव्ड। और उसके बाद कुछ अगर फिर बाद में कुछ होता है तो उस हिसाब से हमको पता चलेगा कैसा है क्या है। थैंक यू अंबर जी आपके पॉइंट्स के लिए। इनफैक्ट मैं ऐड करना चाहूँगा, अगर आप देखेंगे जो आप बता रहे थे रेड टेपिज्म की या बाकी चीज़ों के बारे में आप बता रहे थे, सरकारी इनिशिएटिव्स के बारे में बता रहे थे,
तो पहले जो हमारा स्पेक्ट्रम का जो ऑक्शन होता था उसमें इतने इश्यूज आते थे, तो जब से हमारी नई सरकार आई है हमारे स्पेक्ट्रम के ऑक्शन जो है ऑनलाइन शुरू होने लग गए हैं. So all of that has changed since last few years, since the new government has come into effect, जब से मोदी जी आए हैं. तो हमारा स्पेक्ट्रम का जो ऑक्शन इटसेल्फ है उसकी वजह से बहुत सारी जो चेंजेस आई हैं और ट्रांसपेरेंसी जो सिस्टम में आई है उसकी वजह से फायदा लोगों को हुआ है. पहले जो डेटा होता था, जो डेटा की कॉस्ट होती थी, वो अगर आज की डेट में कम हो गई. हम कंपैरिजन की बात करेंगे, पुनीत जी से पूछेंगे कि कंपैरिजन में पहले डेटा कितने का आता था, आज की डेट में अगर 1 GB का डेटा है तो वो कितने का आता है. पुनीत जी उस पर थोड़ा सा रोशनी डालेंगे. पर फर्क काफी है, ट्रांसपेरेंसी है, रेड टेपिज्म खत्म है और सब कुछ जो है ई गवर्नेंस का जो हमारा जो विजन था प्रधानमंत्री जी का वो इम्प्लीमेंटेड है और आज की डेट में सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है. इवन ऑक्शंस ऑनलाइन हो जाते हैं. तो इससे बढ़कर हमारे लिए क्या बात हो सकती है. तो पुनीत जी आपके पास दोबारा चलेंगे. आप थोड़ा सा इस बात पे रोशनी डालिए क्योंकि हमारे पास ये यूट्यूब से भी एक क्वेश्चन है कि अगर हम पैसों की तुलना करें पहले से और आज के 2015 2016 से पहले जो डेटा का जो कॉस्ट होता था, वो डेटा का जो आज की डेट में कॉस्ट है, कितना हम सेव कर रहे हैं. पहले तो अगर हम बहुत सारा पैसा डेटा पे लगाते थे, अगर आज की डेट में उसका 1/3 1/4 लगाते तो दैट ऑब्वियसली इज दैट मनी इज गोइंग इनटू आवर पॉकेट, वो हम सेव कर रहे हैं. तो क्या डेटा सजेस्ट करता है? धन्यवाद संजय जी। और जैसा कि आपने अभी बताया कि हम क्या सेविंग कर पा रहे हैं, तो इस सेविंग का थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगा मैं, क्योंकि सेविंग सिर्फ रेट कम होने से नहीं हो रही है। सेविंग के और भी बहुत सारे रीजंस हैं। पहले अगर आपको याद होगा तो लोकल कॉल्स के अलग चार्जेस लगते थे, एसटीडी कॉल्स के अलग चार्जेस लगते थे। वो अब वन इंडिया वन टैक्स इस तरीके की बातें होती, तो सब कुछ अब ऐसा नहीं कि आपको, अब तो ऑलमोस्ट हर कंपनी अनलिमिटेड वॉइस फ्री दे रही है, तो वॉइस कॉल के चार्जेस तो एक तरीके से हट गए हैं। अगर हम रोमिंग की बात करते हैं, रोमिंग में अगर आप दिल्ली में बैठे हैं, आप मुंबई में चले गए, तो आप इनकमिंग कॉल के भी पैसे दे रहे हैं और आउटगोइंग कर रहे हैं उसके पैसे दे रहे हैं। वो कहीं अकाउंट नहीं हो रहा कि लोग कितना सेव कर रहे हैं। चलिए वो अलग बात है, कितने बार गए कितनी बार आए। बट अगर हम सिर्फ एक डेटा की बात करें तो 1 GB डेटा हम पे पहले 250 249 का शायद पैक आता था, 249 या 349 का पैक आता था। 1 GB 3G डेटा, और वो भी हर जगह आपको 3G अवेलेबल नहीं होता था। तो आप 250 से 300 मान लेते, 300 रुपए प्रति महीना सिर्फ आप 1 GB डेटा यूज करने का देते थे। आज की डेट में आप 550 600 में 3 महीने आप यूज करते हैं। पहले कहाँ आप 300 में 1 यूज करते थे, अब आप में मानो 1 GB मानो तो आप 84 GB यूज कर रहे हैं। 3 महीने तक आप 84 GB यूज कर रहे हैं, अगर डेली 1 GB यूज कर रहे हैं तो भी एक GB 300 दे रहे थे, 84 GB का आप लगभग 600 दे रहे हैं, वो भी 3 महीने में। और वो 4G डेटा यूज कर रहे हैं, ना कि 3G यूज कर रहे हैं, जो कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा है। उसका आपकी रोमिंग जो सेविंग है, रोमिंग पे आपकी सेविंग बिल्कुल, अब आपका कॉस्ट बिल्कुल जीरो है, सारी वो सेविंग आपकी रोमिंग पे आ रही है। एक जमाने में तो इनकमिंग कॉल के भी हमें पैसे देने पड़ते थे, कि आप आउटगोइंग कर रहे हैं तो भी पैसे, इनकमिंग के 15 20 रुपए लोगों ने दिए हैं, पुराने लोग बेहतर बता सकते हैं। वो सारी चीजें अब खत्म हो गई, इनकमिंग की भी चीजें खत्म हो गई। टेलीफोन के जो रेट्स होते थे कि सुबह अर्ली आवर्स में ये रेट रहेगा, शाम को 8 बजे के बाद हाफ होगा, 11 बजे के बाद 1/4 हो जाएगा, वो अब सारी चीजें खत्म हो गई। किसी को रात को जग के फोन नहीं करना पड़ता, आप कभी भी फोन उठा के कभी भी फोन आप कर सकते हैं। और इसका फायदा क्या हुआ है, इसका फायदा जैसे कि अभी ग्राम पंचायत की बात हो रही थी, अंकुर जी कर रहे थे, तो 1.25 लाख ग्राम पंचायत, अगर मैं बात करूं माननीय अटल जी की, तो उन्होंने राइट टू एजुकेशन लाए थे, वो कि शिक्षा का अधिकार। लेकिन अब जो 1.25 लाख ग्राम पंचायत से जो जुड़े हैं, ग्राम हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र जुड़ गए हैं, उससे गवर्नमेंट कैसे लेवरेज कर रही है, उससे गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट इज यूजिंग टू डिलीवर मास एजुकेशन प्रोग्राम इन रूरल इंडिया। जो हम सुनते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, तो उसके लिए कैसे नई टेक्नोलॉजी से उसे यूज किया जा सके। तो वो जो, अगर सोचिए अगर फाइबर नहीं पहुंचा होता गांव में, तो लोग आज भी पढ़ाई शायद उतने अच्छे से नहीं हो पाती। और ये सिर्फ गांव की बात नहीं, अगर शहरी क्षेत्र में हम आए तो इस डिजिटल इंडिया कैन हेल्प इन बेटर ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड ऑटोमेशन, हाउ इट गोज बेटर विद सर्विलेंस एंड सिक्योरिटी। या फिर आज की डेट में हाँ, उबर, स्विगी, जोमेटो, ये सारे जो एक तरीके से एग्रीगेटर हैं,
जिनका अपना कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं, बट यस दे आर एम्प्लॉइंग पीपल एंड यू आर गेटिंग सर्विस ऑन योर फिंगर टिप्स, वो आपको चीजें मिल रही हैं। ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, इजी वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन क्लासेस, हेल्पफुल इन हेल्थ सेक्टर, टेलीमेडिसिन। तो ऐसी अनेक संभावनाएं हैं जिसके आपको परिणाम भी अच्छे दिख रहे हैं, और ये सिर्फ इसी सरकार में संभव हो पाया है, वरना पहले 3G का पेनिट्रेशन नहीं था, लेकिन 2014 के बाद से, जैसे आपने बोला कि फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में ऑप्शन हो रहे हैं, और कोई भी ऐसी टेलीकॉम कंपनी नहीं होगी जो कि सिर्फ फॉर द नेम से टेलीकॉम टावर लगा दिए, नेटवर्क नहीं आ रहा तो आप परेशान है, यू कंप्लेन, और आप अब जैसे ट्विटर के माध्यम से भी डीओटी काफी एक्टिव रहता है, डीओटी इंडिया, आप उस पर कंप्लेन करते हैं, आपका रिड्रेसल होता है, यू गेट द एक्नॉलेजमेंट, और आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व होती है। और ये शायद हम सभी ने कभी न कभी जरूर फेस की होगी, और वो प्रॉब्लम रिजॉल्व होते हुए देखा भी होगा। एंड फर्दर दिस डिजिटल इंडिया जो है, वो एक कहते हैं ना कि जो बोलते लोग कि अर्बन एरिया है, रूरल एरिया, तो इसको जो डिवाइड है उसको नैरो डाउन करने में बहुत अच्छी भूमिका निभा रहा है। अब एक किसी सुदूर गांव में भी बंदा बैठा है, अपने ऑनलाइन शॉपिंग ऐप पे ऑर्डर करता है, उसके घर पे सामान आ जाता है, वरना पहले ये चीजें सिर्फ और सिर्फ शहरी क्षेत्रों के लिए मानी जाती थी, ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा संभव नहीं होता था। तो ये काफी चीजें आई हैं जिसकी वजह से कि एक ग्रामीण जीवन का भी स्तर बढ़ा है इन टर्म्स ऑफ डिजिटल इंडिया, वो भी अब वो सारी फैसिलिटी और वो सारी सुविधाएं यूज कर पा रहे हैं। इफ आई टॉक अबाउट डिजिटाइजेशन ऑफ द केबल नेटवर्क, पहले क्या था, ये है कोई केबल नेटवर्क कोई नहीं, अब जुलाई 2019 तक 100% डिजिटाइजेशन हो गया आपका केबल नेटवर्क का। तो वो भी एक है कि फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में जो चैनल आपको देखने हैं उसके आप पैसे दीजिए, जो नहीं देखने उसको आप पैसे नहीं देंगे, उसके लिए कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता। तो ये भी बहुत बड़ा बदलाव आया है जो कि इसी सरकार में आया, जो कई सालों से ये चीजें नहीं हुई। ऐसा क्या हुआ कि 4-5 सालों में इतनी सारी चीजें चेंज हो गई या इतनी तेज हो गई। तो तेज होने का कारण ये है कि सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति, और जैसा कि कुछ लोग बोलेंगे कंपनीज और वो, तो जब मैंने पहले भी कई बार बोला, जब वातावरण या माहौल अनुकूल होता है और अकाउंटेबिलिटी आपको दी जाती है, तो उसके हिसाब से कंपनीज और अदर चीजें भी परफॉर्म करती हैं टुवर्ड्स अ कॉमन गोल विच इज डिजिटल इंडिया। एंड जैसा कि आपने स्टे कनेक्टेड, जो आज का विषय है, स्टे कनेक्टेड एंड मार्चिंग टुवर्ड्स अ डिजिटल इंडिया। धन्यवाद संजय जी। धन्यवाद पुनीत जी। मेरा ये स्टे कनेक्टेड से रिलेटेड एक पॉइंट मेरे दिमाग में आ रहा है जो आज के वातावरण के साथ जुड़ा हुआ है, और मैं चाहूंगा कि सब लोग इस पे अपना अपने पॉइंट्स रखें। आज के पेंडेमिक के माहौल में जो हमने डिजिटल वर्ल्ड का, डिजिटल इंडिया का जो यूसेज देखा है, अवेलेबिलिटी ऑफ internet and availability of media to help us to remain connected during the pandemic, and also whether it is the better management of the corona scenario in the country, yeah, being able to reach to the people where there is a need, etc. आपको क्या लगता है कि इसमें हमारा जो विजन रहा है सरकार का, मोदी जी का, कि डिजिटल इंडिया का जो विजन रहा है, उससे कितना फायदा हुआ है? अनिति जी, अगर आप इस पे बोलना चाहें, या कोई और भी यहाँ पे कुछ अपना पॉइंट रखना चाहें। मैं कोशिश करता हूँ, अगर मेरी आवाज आप तक वो तक आ रही हो तो। आपकी आवाज आ रही है जी, आ रही है। अभी तक मैं चर्चा सुन रहा था, पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा था, कुछ नेटवर्क का ही इश्यू था, और बारिश हुई है यहाँ पे तो थोड़ा सा, पर अभी मुझे लगता है कि ठीक ठाक कनेक्ट हो गया हूँ। और मेरा पर्सपेक्टिव जो है वो एक यूज़र का ही पर्सपेक्टिव है। हमेशा यूज़र ही रहा हूँ टेलीकॉम का, उससे ज़्यादा पुनीत जी की तरफ से सौभाग्य नहीं है कि उस फील्ड का, उस सेक्टर से जुड़ा रहा हूँ, या संजय जी आपकी तरफ उसकी पढ़ाई की हो, या मुझे एक्स्ट्रा नॉलेज हो, कुछ नहीं है। यूज़र की तरह से ही बात करूँगा। और प्रधानमंत्री जी ने जब शुरू किया था एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो एक जैम ट्रिनिटी की बात की, जनधन, आधार, मोबाइल, और उसके ऊपर ही उन्होंने जो डिलीवरी ऑफ सर्विसेज है उसको बेस किया था। सारा विजन उनका वो था। और आज अगर आप 5-6 सालों का सफर, और अभी जब ये पेंडेमिक में हम लॉकडाउन में पड़े हुए हैं, तो उस समय इसका यूज मैं एक उदाहरण के साथ बताता हूं कि उत्तर प्रदेश में पीडीएस जो सिस्टम है,
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, उसमें राशन कार्ड जो है वो डिजिटाइज है और लोग आधार से जुड़े हुए हैं, लोग जाते हैं और वो अपना अंगूठा लगाया और अपना अनाज लिया उन्होंने। जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ उसके बाद यूपी गवर्नमेंट ने जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं थे उनको ऑनलाइन अप्लाई करने का ऑप्शन दिया और विद इन 48 आवर्स जो है वो उनको नए नंबर अलॉट किए और उन नंबर को की एक्नॉलेजमेंट जो उनके फोन पे आती है उसको लेके जाके वो अपना अनाज ले सकते हैं। आप मतलब सारी तरह की बातें कर लें, लेकिन जब आपके घर पे उसका फायदा हो तभी उस बात का महत्व है। बड़ी बड़ी जिसको बोलते हैं सेमिनार्स और बड़ी बातें हों और अल्टीमेट रिजल्ट जो है वो ये है कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा है। उससे बेहतर स्थिति ये है कि आप उसको प्रैक्टिकली यूज कर पाए। इस पेंडेमिक के समय में आपके पास मुझे अच्छे से पता है, मैं फिर एक बार उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे रहा हूँ। आपकी तबीयत खराब होती है, हेल्पलाइन नंबर हर उस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इशू कर रखे हैं। आप उस पर कॉल करते हैं, वो कॉल जो है आपकी किसी डॉक्टर को डाइवर्ट की जाती है। डॉक्टर उस पर आपको प्रिस्क्रिप्शन देता है और ये बताता है कि अगर आपको इसके बाद भी प्रॉब्लम रहेगी तो इसके क्या करना है। ये पॉसिबल इसलिए हो पाया क्योंकि गांव-गांव घर-घर टेलीफोन पहुंच गए, कनेक्टिविटी प्रॉपर हो गई, इसलिए ये हो पाया। और शायद यही रीजन है कि इंडिया जो है और देशों की तुलना में बहुत बेहतर तरीके से आज परफॉर्म कर पा रहा है। आज से कुछ साल पीछे अगर हम चले जाएं, मैं नेट काफ़ी यूज करता हूं और आज से 4-5 साल पीछे अगर हम चले जाएं तो जो सबसे सस्ता नेट आता था वो आता था एयरसेल करके कंपनी होती थी। उसका आता था 1 GB अप्रॉक्सीमेटली 250 रुपीज़ का और पूरे महीने में हम 4-5 GB यूज करने वाले कंज्यूमर थे। तो भी हमारा, अब आप उसको कर लीजिए और फिर कॉलिंग का जोड़ लीजिए, जो मिनट वाले पैकेज होते थे, लगभग 1500-2000 रुपए तक का खर्च होता था इसका मोबाइल के यूजेस का मेरा। आज की स्थिति ये है कि 2 सिम है मेरे पास और दोनों में 2-2 GB मुझे मिलता है और उसके अलावा मेरे ख्याल से 400-500 रुपए में मैंने रिचार्ज कराया था जो 84 डेज के लिए है। और अब उससे आप कंपेयर कर लीजिए तो आपको पता चलता है कि लगभग 60 GB डेटा आपको पर मंथ मिल रहा है अप्रॉक्सीमेटली 200 रुपये में, प्लस अनलिमिटेड कॉलिंग मिल रही है। आप कहीं भी कीजिए, किसी भी समय कीजिए। मुझे वो समय भी याद है कि जब कॉलिंग के लिए पुनीत जी बता भी रहे थे और अक्सर बोलते हैं कि वो भी एक समय था कि जब हम लाइन लगाया करते थे एसटीडी बूथ के सामने कि 9 बज जाएगा तो हाफ हो जाएगा और 11 बज जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। ये भी था कि जब नए मोबाइल आए थे तो यूपी के अंदर एसआर और उषा 2 कंपनी होती थी। 16 रुपए की पल्स रेट थी, मेरे ख्याल से 8 सेकंड की पल्स होती थी और उसका 50% लगता था या ऐसा ही कुछ अमाउंट लगता था कॉल रिसीव करने का। तो उस समय से हम निकल, और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये मेरे ख्याल से 96, 97, 98 की बात है। बीएसएनएल का आपको फ़ोन लगवाना होता था तो 3 महीने, 4 महीने, साल भर, और ये मैं इस समय की बात कर रहा हूँ जब 97, 98 की बात कर रहा हूँ। उसके पहले का समय था, लोग बताते हैं कि 2 साल 3 साल की वेटिंग होती थी आपको कनेक्शन के लिए। तो वहाँ से अगर हम देखें, और अभी लॉकडाउन में मैं यहाँ पे प्रयागराज में मुझे लगा कि अब ब्रॉडबैंड कनेक्शन की ज़रूरत है। उस पर इंटरनेट पे सर्च किया, एयरटेल नाम, मतलब थोड़ा प्रमोट भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस अप्लाई किया और नेक्स्ट डे आके वो इंस्टॉल करके चले गए, शाम तक में वो स्टार्ट हो गया।
ब्रॉडबैंड। तो ये जो फायदा हुआ, मुझे लगता है कि अगर इस लॉकडाउन के अंदर नेट कनेक्टिविटी का ऑप्शन न रहा होता तो स्थिति इतनी भयानक होती कि शायद किसी को समझ में भी ना आता। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर पा रहे हैं, उनके लिए तो ये एक बिल्कुल डिवाइन इंटरवेंशन की तरह है। पर मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको कुछ नहीं दिन भर करना है, वो भी कम से कम फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर और उसमें इंस्टाग्राम पे अपना समय काट पा रहे हैं। नहीं तो वो घर से बाहर निकलने का जो होता, कितनी देर घर में कोई बैठा रहेगा, पर एटलीस्ट मतलब कुछ आपके पास करने के लिए है तो आप कर रहे हैं। और वो इसलिए हो रहा है कि फोन होना एक चीज है, कनेक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि कनेक्ट हैं आप, तो आप वीडियो भी देख पा रहे हैं, यूट्यूब पे भी देख ले रहे हैं, कुछ बुक्स भी पढ़ पा रहे हैं, सारी चीजें कर पा रहे हैं। और आपकी जो जरूरत की चीजें, एसेंशियल सर्विस, आपको ध्यान होगा कि एसेंशियल सर्विस किसी भी उसने सर्विस प्रोवाइडर ने बंद नहीं की थी। यानी आपके घर पे जो डिलीवरी हो रही थी वो ठीक नॉन एसेंशियल गुड्स की नहीं हो रही थी, पर एसेंशियल गुड्स की हर जगह पे हो रही थी। और जो छोटे टायर 2 टायर 3 सिटीज हैं जहाँ पे ये बड़े जो ऑनलाइन बिजनेसेस हैं इन्होंने ये सप्लाई नहीं कर रहे थे, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस चीज का इंतजाम कर रखा था। दुकानें इन पैनल की थी, उनके व्हाट्सएप नंबर दिए थे और घर तक पहुंचाने की व्यवस्था दी थी। ये बेसिकली जो जैम का पूरा कॉन्सेप्ट है, आई एम श्योर कि कभी ये नहीं सोच के किया होगा कि कभी कोरोना जैसी स्थिति आएगी, लॉकडाउन होगा और इसलिए हमको जरूरत पड़ेगी। पर अल्टीमेटली ये तैयारी जो आपकी होती है वो किसी समय काम तो आती है जब आपकी इमरजेंसी का टाइम होगा। अभी तो फिलहाल मैं इतना ही बोलूंगा, और संजय जी अगर कोई पॉइंट दिमाग में आएगा तो मैं फिर उसके आगे बात करता हूँ। पुनीत जी कुछ कहना चाहते हैं? पुनीत जी बताइए। अभी जैसा अनित्य जी ने बताया कि जब उन्हें अपने घर में फाइबर लगवाना हुआ तो उन्होंने आज कॉल करा और कल वो आके काम शुरू हो गया। तो इसी से रिलेटेड मैं एक बात बताना चाहूंगा कि पहले अगर सबको याद होगा, मोबाइल कनेक्शन आप लेने जाते थे 2014 के पहले की बात करूंगा, 2014। आपको अपना एक फोटोग्राफ, अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी, ये सब लेके जाना पड़ता था और आपने वो सबमिट करा। और जरूरी नहीं कि नंबर इंस्टेंट आपका स्टार्ट हो जाएगा, हो सकता है बहुत अच्छा रहा आपका तो शायद सेम डे स्टार्ट हो जाएगा, वरना नेक्स्ट डे आपका नंबर जाके तब स्टार्ट होता था। और तब नंबर स्टार्ट होना, नंबर एक्टिवेट होता था, तब आप सिम को डालकर उसको यूज कर पाते थे। 2014 के बाद क्या बदला है? 2014 के बाद ये बदला है कि अब आपको अपना फिजिकल फोटोग्राफ लेके जाना होता है, आपको फोटोकॉपी लेके कैरी नहीं करना होता। आप किसी भी रिटेल शॉप पर जो मोबाइल का सिम देते हैं, आपको वहां जाना है और आपका नंबर, अगर आपने अभी कनेक्शन लिया, मैं बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा देर होगी तो भी विद इन 1 आवर, वैसे तो शायद 15-20 मिनट में, मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर आपका नंबर एक्टिवेट हो जाता है और आप उसे यूज करना शुरू कर लेते हो। ना आपको अपने घर में पासपोर्ट फोटो खोजने की जरूरत है, ना आपको डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी कराने की जरूरत है। आप सीधा जाते हैं डिजिटली, आपका सारे डॉक्यूमेंट्स और आपकी फोटोग्राफ डिजिटली क्लिक होके और वो कंपनी के एनक्रिप्टेड सर्वर में चली जाती है और आपका नंबर विद इन 1 आवर चालू हो जाता है। अब आप ये सोचिए, कोई एक बंदा है वो दूसरे शहर में गया है, अब उसे अर्जेंट में कोई अपने नंबर की रिक्वायरमेंट है तो वो आज सबमिट करेगा डॉक्यूमेंट और कल या परसों, हो सकता है परसों, 2 दिन बाद नंबर चालू होगा और अब वो 1 घंटे में नंबर चालू हो रहा है। तो ये जो 24 घंटे को 1 घंटे में बदला गया है, ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव है। और ये तो 2014 के बाद ही है कि 2014 के पहले सब कागजों पर होता था, कागज भरिए, 4 जगह साइन करिए, फिर ये डर होता था कि कहाँ कहाँ लिख दें कि टू बी यूज फॉर एयरटेल और बीएसएनएल और समथिंग, सो दैट उसका मिसयूज ना हो जाए। आज आप कागज देते ही नहीं तो आपको मिसयूज होने का डर कम है ना, क्योंकि आपका सब डिजिटल है, तो आपको मिसयूज नहीं होता कागज और आपको कागजों का पुलिंदा लेके घूमना नहीं पड़ता है। तो डिजिटल का माध्यम सिर्फ ये नहीं कि डिजिटल से कहा जाता है, एक्चुअल में उतारा भी जा रहा है डिजिटली और सारी चीजें डिजिटली हो रही हैं। तो ये इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। थैंक यू पुरी। अंबर जी काफी देर से वेट कर रहे हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। अंबर जी। धन्यवाद संजय भैया। मैं बस इतना ही कहना चाह रहा था, एक छोटा सा पॉइंट लेना चाह रहा था कि ये सारी चीजें जो अच्छी हुई है ये तभी हो सकता है जब एक सरकार जो डिसाइडेड हो और एक सरकार जिसको लूप होल्स फिक्स करने की आदत हो। क्योंकि हम पहले 2012 में हमने देखा है, उससे पहले हमने देखा है एक स्कैम हुआ था 2G स्कैम।
लगभग 2,86,000 करोड़ रुपीस का स्कैम था ये लगभग। और इतना पैसा अगर मैं मानता हूं कि किसी अच्छे इन्वेस्टमेंट में लगता तो आज भारत शायद 5G पे आ चुका होता, जो वो उतना लॉस भारत को हुआ है। और ये भी बताना चाहूंगा कि उसके बाद जो स्पेक्ट्रम एलोकेशन होता है, क्योंकि ये भी लीगल पॉइंट से ये इंपॉर्टेंट है कि स्पेक्ट्रम एलोकेशन पहले कैसे होता था और अब कैसा हो रहा है। अभी हमने यूट्यूब पे देखा था तो किसी यूजर ने अभी पूछा था कि पहले क्या था और अब क्या है। तो पहले ऐसा, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। तो पहले होता था कि सरकार जो होती थी, इट हैड द प्रिविलेज टू सेलेक्ट पीपल कि जिसको वो स्पेक्ट्रम एलोकेट कर सके। मतलब सरकार के ऊपर था कि किसको स्पेक्ट्रम एलोकेट करना है, किसको नहीं करना है। तो इसमें तो जाहिर सी बात है, जब किसी अथॉरिटी के हाथ में इतनी अथॉरिटी, इतनी पावर दे देंगे आप, तो मिसयूज तो होना ही है उसका। तो सरकार ने भी, यूपीए की सरकार थी, उन्होंने अपने जो क्रोनीज हैं, अपने कैपिटलिस्ट फ्रेंड्स हैं, उनके जितने भी उनके सब हैं, उनको उन्होंने दिया पैसा और स्पेक्ट्रम एलोकेट किया, और उन्होंने रिटर्न में सरकार मतलब लीडर्स को पैसा दिया। सरकार को पैसा नहीं दिया, लीडर्स को पैसा दिया। तो डिफरेंस है दोनों के बीच में। और जब मोदी जी की सरकार आई और एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है इस पे कि स्पेक्ट्रम एलोकेशन जो है, जो ये स्पेक्ट्रम एलोकेशन होगा 2G 3G 4G, जो भी स्पेक्ट्रम एलोकेशन है, ये सब सरकार के विम्स एंड फैंसीज पे नहीं होगा, ये बल्कि एक जैसे टेंडर सिस्टम होता है, ऑप्शन सिस्टम होता है, ऑप्शन सिस्टम में होगा। तो इसमें क्या होगा कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और सरकार का भी एक मत था, सुप्रीम कोर्ट का भी एक मत था इस पे कि नहीं, हम ट्रांसपेरेंट चीजें चाहते हैं, तो इसलिए हम लोग और अन्य प्लेयर्स को भी इस मार्केट में आने का इजाजत देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार के मत को माना और फिर ये डिसीजन पास किया। तो इससे ट्रांसपेरेंट हो गई चीजें। जब ट्रांसपेरेंट चीज होंगी तो जाहिर सी बात है कि डिस्पेंसीज नहीं होंगी, लूपहोल्स नहीं होंगे, करप्शन नहीं होगा। तो जब करप्शन नहीं होगा तो अच्छा डेवलपमेंट होगा। जब अच्छा डेवलपमेंट होगा तो कंज्यूमर्स को अच्छी सर्विसेज मिलेंगी। जैसे कि अभी अनित्या जी बता रहे थे कि एज अ यूजर उनको क्या क्या बेनिफिट्स हुए हैं। तो ये सब बेनिफिट्स तभी संभव है जब एक ट्रांसपेरेंट सरकार हो, जब एक मैकेनिज्म जो है वो ट्रांसपेरेंट हो, अदरवाइज ये सब चीजें संभव नहीं है। तो मैं ये थोड़ा सा पॉइंट ऐड करना चाहता था कि 2014 से पहले कैसे होता था और 2014 के बाद कैसे होता है। धन्यवाद। थैंक यू अमर जी। अंकुर जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपका अभी काफी एक्सपीरियंस रहा है रिसेंटली पेंडेमिक में टेक्नोलॉजी को यूज करने का। आप इस विषय में कुछ बताएं। अभी जैसे अनित्य भैया बता रहे थे कि इसका जो लॉकडाउन में एसेंशियल सर्विसेज में जो यूज हुआ है, तो मैं बस उसी में ये पॉइंट ऐड करना चाह रहा था कि ये जो टेलीमेडिसिन और टेली कंसल्टेशन, ये सारी चीजें जो ऑनलाइन शुरू हुई हैं, जो दूर दराज के और जो थोड़ा कम प्रिविलेज्ड लोग हैं जिनके पास इस सब चीजों की रीच नहीं है, इसके अलावा अब फिजिकली तो वैसे भी नहीं मीट कर सकते हैं इस समय डॉक्टर को, बट इसके अलावा ये जो टेलीमेडिसिन टेली कंसल्टेशन में जो फीस वाली जो बात है कि आपके पैसे नहीं लगते हैं, आपको बस इंटरनेट चालू करके एक डॉक्टर या एक एक्सपर्ट या एक फिजिशियन आपको एक एक्सपर्ट राय देगा और एक ऑथेंटिक आदमी से आप कनेक्ट हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी रैंडम किसी को बस नॉलेज है तो आपने उठा के उससे बात करवा दी। तो ये अच्छा, इसको मान लीजिए कि शहर के लोग हैं या हमारे इंडिया के दूसरे पार्ट के लोग हैं, मैं इसको सबसे ज्यादा बेनिफिशियल मानता हूं जो हमारे दूर दराज के इलाके हैं, जहाँ पे अब जैसे आप नॉर्थ ईस्ट मान लीजिए, वहां पे रोड्स की कनेक्टिविटी हालांकि बहुत अच्छे से स्थिति सुधर रही है, लेकिन फिर भी हमारे मेन स्ट्रीम जैसा तो हम नहीं मान सकते उसको। लेकिन फिर भी उन दूर दराज इलाकों तक आप देखिए कि टावर्स लगे हैं, कनेक्टिविटी बढ़ी है। और मैं पर्सनली ये बताना चाहूंगा कि कुछ मैं ऐसे नॉर्थ ईस्ट के भी ग्रुप्स में हूँ, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि रात के बाद वहाँ इंटरनेट नहीं काम करता है, या जो लोग कहते हैं कि वहाँ शाम हो जाती है तो इंटरनेट और टेलीफोन लाइन्स बंद हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग रेगुलर रहते हैं। आप चाहे तो किसी का हैंडल कहीं आप सोशल मीडिया पे भी उठा के देख लीजिए, दे आर नो लेस देन एनी अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। तो ये एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट आप इसको मान सकते हैं कि पूरे इंडिया को यूनाइटेड करके जोड़ रखा है इस टेलीकॉम ने,
कि दूर दराज के इलाकों से उनको यहाँ उठ के नहीं आना पड़ता है, क्योंकि ट्रेवल डिस्टेंस फार होता है और नियरेस्ट उनको जाने से बेटर है कि आप ऑनलाइन ही उनको सारी चीजें दे दें। तो अच्छा देखिए, जैसे लॉकडाउन में अभी ई स्टडी और ऑनलाइन क्लासेस ये सारी चीजों का जो बेनिफिट मिला है, सिमिलरली आपको हेल्थ सेक्टर में भी इन्हीं चीजों का सिमिलर बेनिफिट्स आप उठा सकते हैं। देखिए, आपका अगर रास्ता खुला है तो आप छोटा मोटर बाइक लेके जाना चाहें, अब चाहे बड़ी ट्रक लेके जाना चाहें, अब उस ट्रक में चाहे तो आप बहुत अच्छा सामान पे भर के ले जाना चाहें, तो आपका जब चैनल खुल जाता है तो ऑब्वियसली आपका ओवरऑल जो डेवलपमेंट है, ओवरऑल जो ग्रोथ है, वो आपकी मेन स्ट्रीम में हर जगह पे आ जाता है। और इसके अलावा मैं चाहूंगा, जैसे अनित्य भैया यहाँ पे सबसे सीनियर हैं, सबसे एक्सपीरियंस्ड हैं, तो उन्होंने पहले का बहुत चीज देखा होगा। जैसे जो बता रहे थे कि इतना महंगा इंटरनेट कनेक्शन हम लोग का आ रहा था, एयरसेल का, और वो समय आ रहा था, तो लेकिन तब भी हम लोग ये करते थे कि जितना देर इंटरनेट का यूज की जरूरत है उतना देर डाटा ऑन रहेगा, उसके बाद जल्दी से उसको काम होने के बाद उसको बंद कर देते थे। अभी यहाँ डाटा ऑन पड़ा रहता है, मोबाइल में चार्ज है नहीं है, लेकिन इंटरनेट हमेशा हम लोग का पर्टिकुलरली ऑन रहता है। और इतना हम लोग डे एंड नाइट, किसी को कोई भी दिक्कत होती है तो इंटरनेट के माध्यम से आप कुछ भी इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये मैं भैया से थोड़ा सा चाहूंगा। और एक चीज और मैं क्वेश्चन अभी रेस कर देता हूँ पुनीत भैया से, मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे पीएम साहब ने एक समथिंग 42,000 करोड़ का कुछ पैकेज दिया था, मोरेटोरियम दिया था स्पेक्ट्रम ड्यूज के लिए, जो 2 साल के लिए थे, तो जिसकी वजह से टेलीकॉम सेक्टर में बहुत बड़ा लाइफलाइन का, ये कह लीजिए कि लाइफलाइन को उसमें जान आ गई है उसमें। और इसके अलावा एमटीएनएल और बीएसएनएल पे भी बहुत सारा काम चल रहा है। जैसे आप कई जगह सुने होंगे कि वर्कर्स शिकायत कर रहे हैं, या पहले उन लोगों को बहुत दिक्कत होती थी, लॉस में जा रहा है, तो उसका करंट स्टेटस जो है मैं चाहूंगा कि पुनीत भैया थोड़ा सा बताएं। प्लीज अनित भैया। लगता है अनित्य जी तक हमारी हाँ आवाज जा रही है। अनित्य जी, हाँ बिल्कुल, पुनीत जी तक शायद आवाज नहीं जा रही हो। आप अभी उसकी बात कर रहे थे ना कि कितना हम डेटा छोड़ देते हैं। मुझे लगता है कि जितना हम महीने में यूज करते थे उतना पर डे लैप्स होता है अभी। और अभी ध्यान आ रहा है कि जब मैंने अभी ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया, उसके ठीक पहले रिचार्ज करवाया, तो कुछ प्लान नहीं था, तो 2 GB पर डे के दो सिम हो गए। और उसके अलावा एक डेटा वाउचर लिया था मैंने, वो शायद 50-55 रुपए का था, जिसमें 112 GB डेटा है। यानी आज जो डेटा की कीमत है वो 2 रुपए पर जीबी है। 250 से हम 2 रुपीज पे आए हैं। ठीक, और ऐसा नहीं है कि इसके लिए कुछ विशेष पैकेज दे दिया सरकार ने, बोला सब्सिडीज दे दी कि सस्ता कर लो। कंपटीशन ने इसको सस्ता कर दिया है। और इंडिया की मार्केट इतनी बड़ी है कि मुझे नहीं लगता कि और अभी इतना उसके अंदर स्कोप बचा हुआ है कि टेलीकॉम प्लेयर्स के लिए अभी मतलब हमारे तो अच्छे दिन हैं इसमें कंज्यूमर्स के। एक दो चीजें हम इस डिस्कशन में शायद आई हूँ, मैं काफी समय तक कनेक्ट नहीं था। आरोग्य सेतु ऐप, आरोग्य सेतु ऐप ने इस पैंडेमिक के समय में जबरदस्त रोल प्ले किया। और टेक्नोलॉजी वाइज आपको अच्छे से काम आया। उससे बड़ी बात है जो साइकोलॉजिकल बूस्ट इसने दिया ना, आदमी ने जो एक ये फीलिंग ली कि मैं सुरक्षित हूं, उसने बहुत सारी चीजें बदली। और वो हुआ कैसे? वो हुआ ऐसे कि आपका डेटा जो है, जो अभी आप अंकुर जी बात बोल रहे थे कि जितनी देर यूज है उसके बाद बंद करके रखते थे, अभी हम बंद करके नहीं रखते हैं ना। तो जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारा डेटा चल रहा होता है, और हम ये देख पाते हैं कि अभी कितनी दूरी में कोई पेशेंट है, कहाँ पे है। जब ये हमें पता रहता है तो हम उसके हिसाब से अलर्ट होके काम कर रहे हैं। ये एक बड़ा परिवर्तन है। और अभी लॉकडाउन जो हुआ तो कुछ चीजें ऐसी हुई हैं कि आने वाले समय के लिए वो जिसको कहते हैं ना कि अभी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जिसको बोलते हैं,
वो हो जाएगा। ऑनलाइन आपने एजुकेशन की बात की, टेली मेडिसिन की बात की। अब ये चीजें जो है ये इतनी नॉर्मल हो जाएंगी, और नॉर्मल इसलिए नहीं हो जाएंगी कि ये लोग यूज कर रहे हैं या देख पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि इसका जो एक बेस था ना वो तैयार हो चुका है। गांव गांव तक टेलीफोन, स्मार्टफोन्स पहुंचे हैं, कंप्यूटर्स पहुंचे हैं, और एक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड पहुंचा है लोगों तक। मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं ध्यान है, अगर किसी को पता हो तो 1 लाख से ऊपर गांव है जहां पे हाई स्पीड ब्रॉडबैंड पहुंचा दिया गया है। ये उनकी लाइफ में कितना बड़ा परिवर्तन लेके आ रहा होगा और आने वाले समय में कितना डिफरेंस लाएगा। सोचिए कि एक बच्चा है जो पढ़ने में जबरदस्त है, पर उसके घर पे वो स्थिति ही नहीं है कि वो उसको कोटा भेज सकें या दिल्ली भेज सकें या प्रयागराज भेज सकें कि वो जाके कोचिंग करे और अपना भविष्य बनाए। और एक ऐसी ऑनलाइन कोई कोचिंग आती है जो उसको उसके गांव में वो पढ़ा पा रही है। कितना मतलब सिस्टम जिसको कहते हैं ना, असली डेमोक्रेसी तो अब आएगी डेटा के ऊपर चढ़ के। तो ये पॉइंट्स हैं जो और एक प्रश्न आया था जिसको मैं उसके बारे में बात जरूर करना चाहूंगा कि व्हाट स्टॉप्स पीपल फ्रॉम कंपेयरिंग व्हाट वाज द सिनेरियो अर्लियर एंड हाउ इट इज नाउ। आदत है हमारी एज ए इंसान की, हम पुरानी चीजें भूल जाते हैं और नई चीजों को नॉर्मल मानना शुरू कर देते हैं। बार बार इसीलिए रिमाइंड कराने की जरूरत है। मैं बात कर रहा था कि पहले हम लाइन लगाते थे और जो पल्स रेट होती थी वो इसलिए है कि आप, ये सारी चीजें बहुत पीछे की नहीं है, एक सेंचुरी 2 सेंचुरी पीछे की बात नहीं हो रही है, कुछ सालों की बात हो रही है। ये जो चेंज आया ना, ये चेंज मुझे जहां तक मेरी जानकारी है अटल जी की सरकार के समय ये स्टार्ट किया गया था। और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम चूंकि ध्यान नहीं देते हैं इसलिए चीज़ें निकल जाती हैं या रंगली क्लेम्ड हो जाती हैं। पर अटल जी की गवर्नमेंट में न्यू टेलीकॉम पॉलिसी आई थी, उसके ऊपर काम करना शुरू हुआ था। ये जो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ सर्विसेज हुई है उसके पीछे यही है, पॉलिसी है। और बड़ी बात तो यह है, देखिए कि नीयत साफ होती है तो चीजें होती है। इस सरकार की सबसे बड़ी यूएसपी जो है वो यही रही है कि कभी भी किसी चीज में घोटाले की स्थिति नहीं आई। घोटाले की स्थिति जब नहीं आती है तो यानी ट्रांसपेरेंसी है जब, तो आधी चीजें तो वैसे ही सही हो जाती हैं और उसका फायदा एंड कंज्यूमर तक पहुंचना शुरू हो जाता है। अंबर एक नंबर बोल रहे थे, उसका जो 2G घोटाला हुआ था उसका बोल रहे थे। मुझे जहां तक ध्यान आता है वो 1,81,000 था, करोड़ था, तो लगभग 2 लाख। अभी जो डायरेक्ट बेनिफिट दिया गया है इस पेंडेमिक के समय में, जिसमें फार्मर्स को जो पैसे जाते हैं उसको भी मिला लें तो भी वो शायद कैश डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लेस देन 1 लाख करोड़ से। अभी आप ये सोचिए कि अगर वो पैसा होता, सिस्टम में गया होता, लोगों तक गया होता तो क्या हुआ होता। तो टेलीकॉम ने की जो क्रांति है उसने ये भी किया है कि आपका जो ये सीपेज था ना फंड्स का, उसको भी रोक दिया। आपका जैसे ही आपका मोबाइल आपके से आधार कार्ड और आपके अकाउंट नंबर से जुड़ गया, उसके बाद जब डायरेक्ट आपके उसमें अकाउंट में पैसे जाने लगे तो जो 85 पैसे चले जाते थे ना 1 रुपए में, वो कहाँ जाते थे उसका तो मतलब अलग ही हिसाब है। पर कम से कम हमें ये पता है कि ये रुक गए हैं। 2000 चलते हैं अगर किसी किसान के लिए केंद्र सरकार के खजाने से, तो किसान के उस अकाउंट में 2000 ही आते हैं। ये भी एक अचीवमेंट है हमारी इस टेलीकॉम क्रांति की। पुनीत जी अगर अभी आवाज आ रही है तो कुछ प्रश्न थे अंकुर जी के वहां। जी आवाज आ रही है आपकी। और जैसा कि अभी काफी विषय पे चर्चा हुई, एक बात और बोलना चाहूंगा कि
इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 है इन टर्म्स ऑफ डेटा यूसेज। जैसा कि पहले हम लोग 1 GB पूरे महीने में कैसे चलाएं वो सोचते थे, आज का मैं एवरेज बताऊं तो लगभग 10 GB पर मंथ यूज कर रहा है। वो एक टेलीकॉम यूजर औसतन 10 GB पर महीना यूज कर पा रहा है। तो आप सोचिए कि अगर ये ना हुआ होता तो शायद ये ना होता कि वर्ल्ड में नंबर 1 है हम डेटा यूसेज में। लोग अमेरिका और जापान की बात करते हैं, इंडिया इज द नंबर 1 इन डेटा यूसेज। और स्टे कनेक्टेड जो हमारा प्रोग्राम का नाम ही है, तो स्टे कनेक्टेड की वजह से एक मैं आर्टिकल अभी देख रहा था जब तक बात हो रही उसी में, कि 2014 के पहले लेस देन 10 बिलियन वो था ऑनलाइन, अगर हम मार्केट सेल्स और उसकी बात करें जो ऑनलाइन सेल्स होती है हर तरीके से। और 2014 के बाद ये रैपिड ग्रोथ होते होते 2019 आते आते 40 बिलियन का हो चुका है, $40 बिलियन। तो आप ये सोचिए कि ये अगर हम इसको एक तरीके से देखेंगे भाई ऑनलाइन सेल्स हो रहा है, बट उससे जुड़े कहाँ के हैं? कन्नौज का एक है कोई, तो वो अपना इत्र ऑनलाइन बेच सकता है, अगर उसको डेटा कनेक्टिविटी नहीं मिलती तो वो नहीं बेच सकता। बनारस के पास है भदोई, वहां का कोई बुनकर अपना कारपेट बना के ऑनलाइन डाल सकता है, वरना फीचर फोन में से बटन दबाता था पैसे कट जाते थे, पता ही नहीं चलता कैसे कट गए। बड़ा जो मोबाइल के कैमरे से फोटो खींच के और वो डाल सकता है और उसे ग्राहक मिल सकते हैं। तो ये भी एक डिजिटल जो डिवाइड को डिजिटल इंडिया ने खत्म करा ना रूरल और अर्बन में, और डायरेक्ट आपका कंज्यूमर और जो सेलर है उससे कांटेक्ट होने का बहुत बड़ा कारण बना है। क्योंकि जितनी रैपिड ग्रोथ आई है 2014 के बाद वो पहले नहीं आई थी। उसका रीजन एक तो ये हुआ कि टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा मल्टीफोल्ड अच्छे से हुआ। दूसरा जो प्राइसेस हैं वो ऑल टाइम लो है दुनिया में, इससे मतलब लो कहीं प्राइस नहीं है और दुनिया में इससे ज्यादा कहीं यूसेज नहीं होता डेटा का। और हमें इस बात पे गर्व हो रहा है, अगर एक माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि 135 करोड़ का देश है तो जाहिर सी बात है हमें सबसे अच्छा यूसेज करना चाहिए डेटा का, और उसको कैसे ऑप्टिमली यूज किया जा सके। जैसे आरोग्य सेतु ऐप, अगर सोचिए आज डेटा नहीं होता तो आरोग्य सेतु ऐप चल पाता? नहीं चल पाता। अभी पीछे सेशन किया था कुछ दिनों पहले शैलेश भैया ने जीवन प्रमाण से संबंधित। अब आप सोचिए जीवन प्रमाण से संबंधित अगर डिजिटल इंडिया नहीं होता तो एक वृद्ध को कहीं ना कहीं जाके अपना वो कराना पड़ता प्रमाण। लॉकडाउन के समय अगर हो जाता और अगर गवर्नमेंट कोई छूट नहीं देती तो कैसे करता। और आज की डेट में बायोमेट्रिक डिवाइस लीजिए और डिजिटल इंडिया के माध्यम से आपने जीवन प्रमाण भी सबमिट कर सकते हैं, ट्रेन की रिजर्वेशन करा सकते हैं आप। उत्तर प्रदेश का उदाहरण अनित्य भैया ने दिया। हम कितनी बार देखते हैं कि भाई 112 पे कॉल करा पुलिस तुरंत आ गई। अगर मोबाइल नेटवर्क ही नहीं होता, फॉरगेट अबाउट डेटा, अगर वॉइस ही नहीं होता तो बेचारा इमरजेंसी में फंसा रहता, क्योंकि ना कॉल कनेक्ट होती, क्योंकि मोबाइल होता ही नहीं। आज के मोबाइल इज अफोर्डेबल फॉर एनीवन एंड एवरीवन, व्हिच इज एक्चुअली गुड फॉर अ सोसाइटी आल्सो, कि ये अफोर्डेबल किया गया है। और आप देखिए कि पहले फीचर फोन चलते हैं, आज की डेट में विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन हर के पास टच स्क्रीन वाला फोन है, जो कि अच्छी बात है कि अगर आज में बच्चा कहता है पापा आप मुझे फोन दीजिए, मुझे कुछ ऑनलाइन क्लास करनी है, या यूट्यूब पे मुझे कुछ एजुकेशनल चीजें देखनी है, या घर में माता पिताजी हैं उन्हें कोई यूज करना है, तो वो सारा कुछ क्यों पॉसिबल हो पा रहा है? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, इंफ्रास्ट्रक्चर ब्लैकआउट नहीं होता पहले की तरह, और उस पर लगातार काम होता जा रहा है। 5G ट्रायल्स चल रहे हैं। अब 4G में तो ठीक है कि बहुत सारी चीजें बहुत डिजिटल है, टेली मेडिसिन है, टेली कंसल्टेशन है। 5G में जैसे जापान और बाकी जगहों देशों में अगर मैं बताऊं तो वहां तो ये है कि एक मेजर सर्जन जो है ही इज ट्रैवलिंग और ही इज सम फार डिस्टेंट लोकेशन, और वो वहीं से आपको 5G पे कनेक्ट होकर आपको सब कुछ बता रहा है। और यहाँ एक सफल ऑपरेशन हो जा रहा है कि मतलब किसी को हॉस्पिटल लेके 100 किलोमीटर दूर नहीं जाना कि ये स्पेशलाइज ऑपरेशन तो 100 किलोमीटर दूर वाले हॉस्पिटल में हो सकता है। तो दिस इज द थिंग जो कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से संभव हो पा रही है। और जैसा अंकुर जी ने बताया कि जैसे कुछ टेलीकॉम में ऐसी चीजें चल रही हैं, मोरेटोरियम, देखिए पहले क्या होता था कि बहुत सारी टेलीकॉम कंपनीज थी, तो एक्चुअल में क्या होता है जब बहुत सारे टेलीकॉम कंपनीज हैं, और कुछ अंबर जी ने बताया कि वो घोटाले और कुछ ये था कि जो जिनके फेवरेट थे उनको लाइसेंस मिल गया। तो एक्चुअल जब उतना मार्केट ही नहीं है तो आप 50 टेलीकॉम कंपनीज भर दीजिए, तो हर कोई अपने अपने हिसाब से रेट करेगा, फिर वो कब तक लॉसेस सहेंगे? एक टाइम के बाद तो उन्हें बंद करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन है वो लॉसेस करके अपने एम्प्लॉय की सैलरी नहीं दे पाएगा और अपने भी वो लॉस नहीं सह पाएगा। तो ये बहुत अच्छा हुआ कि अब टेलीकॉम मार्केट खराब नहीं हुआ, नॉट टेलीकॉम मार्केट इज कंसोलिडेटेड। और ये कंसोलिडेशन का फायदा किसको हो रहा है? एंड कंज्यूमर को हो रहा है कि वो एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी पा पा रहा है, कम दामों में पा पा रहा है, और एक फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर। क्योंकि जब भी कंपटीशन बढ़ता है तो कंज्यूमर को फायदा मिलता है कि वो उन्होंने कहा कि ठीक है हम 300 मिनट फ्री देंगे, उन्होंने कहा हम अनलिमिटेड दे देंगे, सबने कहा हम सब अनलिमिटेड दे देंगे। नाउ वी हैव चॉइस
और जहां तक आप बताया कि बीएसएनएल के कुछ एम्प्लॉइज का देखिए, वो हो सकता है कि जो टेलीकॉम मिनिस्ट्री के अंतर्गत डायरेक्ट आता है, तो उसके बारे में वही बता पाएंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। कंपटीशन बड़ा है तो विद अगेन ड्यू रिस्पेक्ट कि काम सबको करना पड़ रहा है, क्योंकि फिर भागना सबको पड़ रहा है। क्योंकि अगर कोई आपकी फॉल्ट, कोई एक प्राइवेट कंपनी कोई आपकी फॉल्ट 2 घंटे में सुलझा दे रही है, तो कोई ये नहीं चाहेगा कि बीएसएनएल 4 घंटे में सुलझाए। तो नो, वी हैव टू गियर अप कि हमें भी 2 घंटे में एट पार मैच करना पड़ेगा, वरना फिर मोदी जी बैठे हो गए, अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और उसी का नतीजा है कि अगर पहले, जैसे मैंने शुरू में बताया कि 1979 में जापान में टेस्ट हुआ और हमारे यहाँ 1995 में लॉन्च हुआ, वो भी नॉन कमर्शियल बेसिस पर। इतना देर क्यों लगी? 2012 में 4G लॉन्च हुआ, बट वो सिर्फ नाम मात्र का लॉन्च था। एयरटेल ने शायद लॉन्च किया दिसंबर 2012 में, बट सबके पास 4G फोन होते थे, सब कहते हैं 3G सिम लगाएंगे, 4G फोन ले लिए, जब सस्ता हो जाएगा तब। तो 2015 से 2020 के बीच में जब नए टेलीकॉम ऑपरेटर्स आए और बाकी सारी चीजें ट्रांसपेरेंट मैनर में हुई, इन 5 सालों में अचानक से मल्टीफोल्ड कैसे बढ़ गया? अचानक से कुटीर उद्योग बढ़ गए। ये ओला उबर जो हम सुनते थे, अब अंकुर जी ने वो उदाहरण शेयर नहीं किया, बट मैं अवगत हूं तो मैं शेयर करूंगा इनके साथ। पेंडेमिक में सबसे अच्छा इन्होंने वो किया, ऑनलाइन उन्होंने बुक करी, कैब आ गए घर पे, ऑनलाइन टिकट बुक करी, अपना वहां फ्लाइट पकड़ी, ऑनलाइन सारा रजिस्ट्रेशन करा, जो भी गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स हैं। आरोग्य सेतु ऐप ऑनलाइन है, घर पहुंचे, वहां से ऑनलाइन कैब करी और पहुंच गए। और आज की डेट में बहुत सारी चीजें जो कि आप ऑनलाइन कर पाते हैं, वरना पहले ऑनलाइन का मतलब होता था कि अगर आपको एक अपने बच्चे का या खुद का 10वीं का मार्कशीट या 10वीं का रिजल्ट भी देखना है, तो उसके लिए 20 रुपए देके साइबर कैफे में कहना पड़ेगा, भैया थोड़ा मेरा भी देख लो रिजल्ट। अब आपको 20 रुपए तो बच रहे ना, आप 20,000 रिजल्ट देख सकते हो ऑन ओनली फिंगर टिप्स। तो ये कितनी बड़ी बात है। लोग ये भूल जाते हैं कि लाइन लगा के खड़े होते थे, अखबार में देखते थे कहाँ मेरा नंबर है, रोल नंबर, कहीं छूट तो नहीं गया, पास हुआ कि फेल हुआ। अब वो सारी चीजें खत्म, डिजिटल करेंसी होगी, सब कुछ डिजिटल हो गया। पेंडेमिक की अगर हम सिचुएशन की बात करें तो सबके कोर्स खराब हो जाते हैं, बच्चे कहते हैं हमारा साल खराब हो गया। अब सारा कुछ ऑनलाइन है, बट जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनके लिए वर्क फ्रॉम होम है, जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए पढ़ाई ऑनलाइन है, जिन्हें ऑनलाइन कुछ मंगाना है, मतलब नो टच, आप बोल दीजिए आपने फोन किया, वो आया, सामान रख गया, आप अपने आप उठा लीजिए, आप कोई कॉन्टेक्ट में आने की जरूरत नहीं है। तो सोशल डिस्टेंसिंग भी हो गई, आप पेंडेमिक से बच भी गए और आपका सारा काम भी हो गया। तो ये काफी सारे उदाहरण है, अगर इस पर बात करें तो मतलब 2-3 घंटे और लग जाएंगे, बट शायद फिर भी खत्म नहीं। तो हर किसी के पास कोई ना कोई उदाहरण जरूर होगा जिसने कि उसके जीवन में एक मेजर बदलाव लाया होगा। एक में भी कुछ दिन पहले की बात है, मसूरी के आसपास एक गांव पड़ता है और वहां पर एक भाई साहब थे, उन्होंने साल के उन्होंने पहली बार एक फ्रिज ऑनलाइन ऑर्डर करा। तो उनके लिए वही बहुत गर्व की बात थी कि 65 साल की उम्र में मैंने कुछ फोन से ऑनलाइन ऑर्डर करा और वो घर पे मेरे फ्रिज आ गया। तो पहले ऑनलाइन करने वाले ऑर्डर थे। तो ये बहुत बड़ी बात है। जी अनित जी। मेरा एक प्रश्न है, संजय जी से होगा ये। संजय जी, आप भारत से बाहर काफ़ी जाते हैं और कनेक्टेड हैं, यूरोप के कई कंट्रीज में आपका आना जाना हुआ है। तो मैं एक चीज़ ये समझना चाह रहा था कि डेटा इंडिया में किस रेट पे मिल रहा है, बाहर किस रेट पे मिल रहा है, क्योंकि जब तक ये कंपैरिजन नहीं होता तब तक इस बात का क्या मजा है कि हमें कुछ मिल रहा है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका अनित्य जी। जनरली हम जब बाहर जाते हैं किसी कंट्री में, आप किसी भी ट्रैवलर को पूछ लीजिए जो इंडिया से बिजनेस ट्रैवल करते हैं, आप यकीन मानिए जो हमारे इंटरनेशनल रोमिंग पैक्स होते हैं वो वहाँ के लोकल से सस्ते होते हैं। तो ये मेरे ख्याल से आपके सवाल का एक अच्छा जवाब शायद है। मैं कंपनियों के नाम नहीं लूंगा, आपने ले लिए लेकिन उनके जो इंटरनेशनल रोमिंग पैक्स होते हैं वो मोस्टली जो वहाँ के यूरोपियन सर्विस प्रोवाइडर्स जो है उनके जो लोकल पैक्स होते हैं उनसे सस्ते होते हैं। तो ये हमारा ये अच्छी तरह दर्शाता है कि हमारा डेटा जो है वो कितना सस्ता है। अगर प्राइस की बात करें और कंपैरिजन करें, कन्वर्ट करें चाहे यूरो को या पाउंड को, अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो मुझे लगता है एटलीस्ट 7 to 8 टाइम्स कॉस्टली होगा डेफिनेटली एज कंपेयर टू व्हाट वी गेट इन इंडिया। So there's no comparison at all. I think as far as data is concerned, we are the cheapest when it comes to the data as far as the whole world is concerned. There's no second thought about it.
आपने ये क्वेश्चन पूछा, इसके माध्यम से मैं पढ़ना चाहूँगा। हमारे साथ यूट्यूब से बहुत सारे लोग जुड़े हैं, उनका नाम लेना बहुत ज़रूरी है। हमारे मित्र हैं, बाबू राणा जी जुड़े हैं, शैलेश पांडे जी जुड़े हैं, धर्मेंद्र शर्मा जी जुड़े हैं, देवेंदु जुड़े हैं, तथास्तु जी जुड़े हैं, एंड पुंडरीक मिश्रा जी जुड़े हैं, चंद्रकांत सिंह जी जुड़े हैं, देवेंद्र नाथ जी जुड़े हैं, धीरज दत्त जी हैं और आशुतोष पति त्रिपाठी जी हैं। ये सब हमारे साथ यूट्यूब से जुड़े हैं। इन सब का हम धन्यवाद करते हैं। और आज की इस परिचर्चा को क्लोज करने से पहले मैं आप को आमंत्रित करूंगा। क्लोज करने से पहले एक जस्ट पॉइंट रखना चाहता हूँ कि हम जो जब सब चीजों की बात कर रहे हैं कि ये पॉसिबल हुआ, वो पॉसिबल हुआ, इसमें सरकार का इंटेंट और एक वो ना सरकार का एक इंटेंट रहा है। उन्होंने हमेशा से ये कोशिश करी है कि ई गवर्नेंस के थ्रू या अवेलेबिलिटी ऑफ ब्रॉडबैंड, अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, अवेलेबिलिटी ऑफ कनेक्टिविटी टू एवरीवन, जितने भी सारे देश के लोग हैं, उसमें जो उनका इंटेंट रहा है वो बहुत बड़ी बात रही है। उसकी वजह से जो है रेड टेपिज्म खत्म हो रहा है। अगर आज की डेट में किसी को टावर लगाना है तो आपने किसी बाबू से जाके बात नहीं करनी है, आपने जाके उस जमीन का जो या उस मकान का जो मालिक है उससे जाके बात करनी है और वो आप टावर लगा सकते हैं। तो सरकार का इंटेंट जो है वो बहुत ही क्लियर रहा है। सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं, गांव गांव तक सर्विसेज पहुंचे। आज की डेट में आप अपना राशन कार्ड ऑनलाइन बना सकते हो, आप अपना आधार कार्ड अपडेट कर सकते हैं। पहले आपको जाना पड़ता था, अब आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके पास फोन है, आपको पता है कैसे यूज करना है, तो आप घर बैठ के बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये सरकार ने जो है बहुत चीजें काफी आसान कर दी हैं लोगों के लिए। मैं सारे हमारे जो आज के पार्टिसिपेंट्स हैं सबको धन्यवाद करना चाहूंगा। और क्लोजर के लिए अनित्य जी, अगर आप कुछ कहना चाहेंगे इस परिचर्चा के बारे में। जी संजय भैया, आपने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें लास्ट में समअप कर दी हैं। और मैं सिर्फ अरविंद भी आ गए हैं। अरविंद को ये पता है कि अभी क्लोज करना है, तो इसलिए वो तुरंत ऑनलाइन हो जाते हैं। बात ये है कि टेलीकॉम हो या कोई और भी फील्ड हो, उसका जो एंड यूजर यानी जो हमारा आखिरी आदमी खड़ा हुआ है गांव में या कहीं शहर में, उसको वो कितना यूज कर पा रहा है, उसका कितना फायदा ले पा रहा है, वही मेरे हिसाब से हमेशा किसी भी चीज का, किसी टेक्नोलॉजी का लिटमस टेस्ट है। और जब तक वो इलीट प्रिविलेज लोगों के लिए कोई चीज बनी हुई है, तब तक आप उस रोमेटिसाइज कीजिए, उसको आपको ये सोचिए कि कुछ बड़ा अनोखा हो रहा है। पर भारत जैसे देश के लिए जब तक एंड यूजर यूज नहीं कर पा रहा है उस चीज को, उसका फायदा नहीं ले पा रहा है, तब तक वो टेक्नोलॉजी जो है भारत जैसे देश के लिए काम की तो नहीं है। इस मामले में पिछले 5-6 सालों के अंदर टेलीकॉम एक ऐसी इंडस्ट्री जरूर है जिसने ये काम किया है कि आप कहीं भी चले जाइए, एक जो गरीब से गरीब आदमी है वो भी किसी ना किसी माध्यम से इस टेक्नोलॉजी को यूज कर पा रहा है, इसके फायदे ले पा रहा है और उसकी वजह से उसका जीवन बेहतर हो रहा है। अनित भैया जी, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा। मैं आपसे ये भी चाहूंगा कि आप वो एक्सपीरियंस भी हम लोगों का शेयर करें कि हम लोग जब केदारनाथ जी के दर्शन करने गए थे या तुंगनाथ वाली जो ट्रिप थी, तो हम वहाँ क्या सोच के गए थे कि हम शायद आइसोलेट होने वाले हैं, हम अपने लोगों से 2-3 दिन तक या कितने दिनों तक नहीं बात कर पाएंगे। बट व्हाट अ सरप्राइज वी गॉट। मैं चाहूंगा प्लीज आप उसको भी थोड़ा शेयर कीजिए। हाँ बिल्कुल। लास्ट ईयर हम केदारनाथ की यात्रा पे निकले और जो आइडिया था वो ये था कि शायद अभी दुनिया से कटते हैं कुछ दिनों के लिए और आराम से रहेंगे, क्योंकि लगातार फोन यूज होते रहते हैं, सोशल मीडिया यूज होता रहता है, और पर बीच में कुछ पैचेस छोड़ दे अगर, तो हर जगह पे जैसे गौरीकुंड था, गौरीकुंड पे शायद सिर्फ BSNL चल रहा था। लेकिन जब हम फाइनली केदारनाथ के पास पहुंचना शुरू हुए थे, उसके बाद जो नेटवर्क की कनेक्टिविटी हमको मिली, वहां से हम लाइव कर रहे थे केदारनाथ से। इससे मतलब
मुझे नहीं लगता कि उससे भी ज़्यादा दुर्गम जगह होगी, ऑब्वियसली हैं, और मुझे ये भी पता है कि वहाँ पे भी कनेक्टिविटी लगभग पहुँच चुकी होगी। तो वो एक हमारा एक अच्छा एक्सपीरियंस ज़बरदस्त रहा कि उसके टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोगों से वहाँ से भी जुड़े थे लोग। घर पे जो लोग जा नहीं पाए थे उनको हम दर्शन लाइव करा पा रहे थे। तो ये भी एक बेनिफिट है जिसको हमने तो कम से कम लिया है। और ये परिचर्चा अच्छी रही है और मुझे लगता है कि अभी समाप्त करने का समय आ गया। कंट्रीब्यूशन, डेटा पॉइंट और टेक्निकल पॉइंट से पुनीत जी का धन्यवाद है। संजय भैया ने बहुत अच्छे से इसको कंपेयर किया और जो इंसाइट्स दिए उसके लिए उनका धन्यवाद। अंबर स्क्रीन बंद करके चले गए हैं, बिल्कुल एक कैबिनेट मिनिस्टर प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तरह से पढ़ रहे थे। थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। हाँ ठीक है, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। 5G का तो नहीं पता लेकिन लगता है 6G का जब होगा तो उस वक्त सारे बिडर्स को तो भी पढ़ के बता रहे होगे कि ये कंडीशंस है। और अंकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, एक बढ़िया पर्सपेक्टिव उन्होंने दिया चीज़ों को, डिटेल में बताया, नॉर्थ ईस्ट का जिक्र किया, अभी केदारनाथ का जिक्र लेके आए। जो हम नॉर्मली होता यही है कि शहरों की बात करते हैं या प्लेन के गांव की बात कर रहे होते हैं, नज़र भी नहीं जाती वहाँ तक, और वो इम्पोर्टेंट हिस्से हैं हमारे, और उसको उसके बारे में बात की। अंकुर जी का धन्यवाद। अरविंद है हमारे जो लगातार हमें लाइव करते हैं। तो हमारे जो अभी के तो टेलीकॉम गुरु यही हैं जो हमें उस पे ब्रॉडबैंड के ऊपर बिठा के लेके जाते हैं, दुनिया को दिखाते हैं। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो लोग यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं, उन सभी का पूरे पेशेंस के साथ हमारी बातों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार। नमस्कार।